हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आज ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक। इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी क्लास 9th में एक चैप्टर लिखे हैं, अच्छा होता। तो क्लास 9th के बच्चे सभी ध्यान देंगे, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड और उनकी पढ़ाई रिलेटेड बहुत अच्छा चैप्टर है। और आज हम लोग उनका पढ़ेंगे जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा की धरती कमासिन नामक गांव में हुआ था। यानी ये अपने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और कमासिन नामक गांव में 1 अप्रैल को उनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था और माता का नाम था घसीटो, जो बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिताजी थोड़ा हंसी मजाक वाले थे और इन्होंने रामलीला में अभिनय करने के साथ साथ ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। इन्होंने रामलीला में अभिनय भी करते थे और ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। केदार बाबू ने काव्य के संसार में अपने पिता से ही ग्रहण किया था। यानी केदारनाथ जी ये जो कविता लिखने की प्रक्रिया है, इन्होंने अपने पिताजी से सीखा था, पिताजी के संस्कार से ही सीखा था। और केदार बाबू की यानी कि केदारनाथ जी की शुरुआती शिक्षा उनके अपने गांव कमासिन में ही हुई और कक्षा 3 पढ़ने के बाद ये रायबरेली पढ़ने के लिए भेजे गए। यानी कि शुरुआती पढ़ाई इनके गांव में हुई और कक्षा 3 पढ़ने के लिए रायबरेली भेज दिया गया, जहां उनके बाबा के भाई गया बाबा रहते थे। छठी कक्षा तक रायबरेली में शिक्षा पाकर 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। यानी रायबरेली से क्लास 3 पढ़ने के बाद वहाँ 5 तक पढ़े। उसके बाद छठी कक्षा में पढ़ने के लिए, छठी कक्षा तक तो रायबरेली में ही शिक्षा लिए, लेकिन 7वीं 8वीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। वहाँ 7वीं की पढ़ाई पढ़ ही रहे थे कि प्रयागराज में एक धनी परिवार की लड़की पार्वती देवी से इनका विवाह हो गया। जब ये जबलपुर में पढ़ रहे थे 7वीं की पढ़ाई, तब इनके पिताजी ने ही प्रयागराज के धनी परिवार में एक लड़की पार्वती देवी से इनका विवाह कर दिया, जिसे इन्होंने पत्नी के रूप में नहीं, प्रेमिका के रूप में लिया। इन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्नी के रूप में नहीं, प्रेमिका के रूप में लिया और गया विवाह में युवती लाने प्रेम ब्याह संग में लाया। आगे लिखे हैं, प्रेम विवाह में संग में लाया। बाद में विवाह करने के बाद इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई और
9वीं में पढ़ने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। यानी विवाह करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण की और 9वीं में पढ़ने के लिए क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिए। और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबू केदार ने बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इन्होंने पहले क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ से 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पूरी की और इंटर की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंटर की पढ़ाई क्रिश्चियन कॉलेज से की और बाद में बीए की पढ़ाई पूरी करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला ले लिया। फिर क्या हुआ? फिर दोस्तों यहाँ उनका संपर्क शमशेर और नरेंद्र शर्मा से हुआ। यहाँ उनका संपर्क शमशेर और नरेंद्र शर्मा से हुआ और घनिष्ठता बढ़ी और उनके काव्य संस्कारों में एक नया मोड़ आ गया। इसके बाद इन्होंने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया तो उनके संपर्क में शमशेर और नरेंद्र शर्मा जी आ गए। इनकी गहरी दोस्ती बढ़ गई और काव्य यानी कविता लिखने की प्रक्रिया यहाँ से नया मोड़ ले लेती है और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ गई। यानी हिंदी साहित्य में इन्हों की सक्रियता और बढ़ गई, मतलब और एक्टिव हो गए। फलतः बीए में फेल हो गए, बीए में इन्होंने फेल हो गए। इसके बाद वकालत पढ़ने कानपुर आए। यहाँ डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यानी जब बीए में फेल हो गए तो इन्होंने वकालत करने के लिए कानपुर आए और वहाँ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। और 1937 में कानपुर में से वकालत पास करने के बाद सन 1938 में बांदा आ गए। 1937 में कानपुर से वकालत पास करने के बाद 1938 में बांदा आए। इस समय उनके चाचा बाबू मुकुंद लाल नामी वकीलों में से एक थे। यानी कि इनके चाचा बाबू मुकुंद लाल शहर के नामी वकील बन चुके थे। उनके साथ रहकर वकालत करने लगे क्योंकि इनके चाचा अच्छे खासे एक नामी वकील बन चुके थे। वकालत केदार जी के लिए कभी पैसा कमाने का जरिया नहीं रही। कचहरी उनके दृष्टिकोण को मार्क्स के दर्शन प्रति और आधारभूत की दृष्टि प्रदान की। यानी इन्होंने कचहरी में खाली पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं गए थे। इन्होंने वहाँ पर अपने विचारों को, और यहाँ लिखा है कचहरी में ने उनके दृष्टिकोण को मार्क्स के दर्शन प्रति और आधारभूत दृढ़ता प्रदान की। यानी वहाँ से कुछ इन्होंने सीखे अपने काम के प्रति। सन 1963 ईस्वी से 1970 तक सरकारी वकील रहे। 1963 तक इन्होंने 1970 तक सरकारी वकील रहे और 1972 ईस्वी में बांदा में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। इन्होंने 1972 में बांदा में ही अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन का आयोजन किया। 1973 ईस्वी में इन्होंने काव्य संकलन फूल नहीं बोलते के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से पुरस्कृत किया गया। यानी 1937 में इनकी एक रचना थी काव्य संकलन फूल नहीं बोलते हैं, उनके लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। 1974 में इन्होंने रूस की यात्रा भी की। 1981 में हिंदी साहित्य संस्थान यानी कि
1981 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें पुरस्कृत किया और सम्मानित भी किया। यानी कि 1981 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया एवं सम्मानित किया इनको। सन 1981 में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने उनके कृतित्व के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण केदारनाथ अग्रवाल का आयोजन किया। और 1987 में साहित्य अकादमी ने उन्हें उनके अपूर्व काव्य संकलन के लिए अकादमी सम्मान से सम्मानित किया। यानी इनकी हिंदी साहित्य की एक रचना थी अपूर्वा, उसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किए गए। और 1990 से 91 मध्य प्रदेश शासन में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त सम्मान सम्मानित किया। यानी 1990 से 1981 तक मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया। और 1986 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किए गए। 1986 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किए गए। और 1993-1994 ईस्वी में इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्रदान की। यानी 1993 से 1994 ईस्वी में इन्हें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया। उसी समय जिस समय इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त पाई थी, उसी समय साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कहाँ? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। 22 जून 2000 ईस्वी को केदारनाथ अग्रवाल का 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। यानी केदारनाथ जी 90 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों इनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में। दोस्तों केदारनाथ जी की रचना केदारनाथ सिंह की रचना चलो दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाएं का नाम है युग की गंगा, 1974 नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश देश की कविताएं का अनुवाद, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, काहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्तदान, अपूर्वा, बोल बोल बोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, जमुन जल तुम, अनियारी हलियाली, खुली आंखें, फूले डहने, आत्मगंध, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, कोई की कोयल, खड़े पेड़ की, चैता नया खेता आदि कविताओं का इनकी ये सभी कविताएं हैं।
और कुछ इन्होंने गद्य साहित्य में भी लिखा है, उसमें भी एक नज़र डाल लेते हैं। समय समय पर विचार बोध विवेक विवेचन यात्रा संस्मरण बस्ती खिले गुलाबों की दतिया उपन्यास बैलबाजी मान ले गए अधूरा उपन्यास, जो एक साक्षात्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की। अब दोस्तों इनका हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से जीवन परिचय देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से इनका जीवन परिचय 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले कमासिना गांव में इनके पिता हनुमान प्रसाद और इनकी मृत्यु 22 जून सन 2000। भाषा सरल सहज एवं सीधी ठेठ। और इन्होंने क्लास 9th में एक चैप्टर लिखा है अच्छा होता। ये चैप्टर है इनका अच्छा होता। और ये हम बता दें कहाँ से लिया गया, ये अपूर्वा से लिया गया, अपूर्वा से। उसके बाद एक और लिखे हैं सितार संगीत। सितार संगीत सितार संगीत सितार संगीत। बस दोस्तों इनका यही कुछ रहा जीवन परिचय। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आप लोगों से अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।